हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। आज हम लोग करते हैं बायोसेवर्ट्स लॉ। हम लोगों ने देख लिया था बहुत अच्छी तरीके से, और अब आज हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, यानी कि एक स्ट्रेट वायर है और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी पॉइंट P पे, आज हमको उस चीज को निकालना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस सारा का सारा फोकस यहाँ पे कर दो, बस ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में बिल्कुल जीरो लेवल से आ जाएंगी। ओके, चलो तो एक बार ध्यान से देखिए कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हम XY से डिनोट किए हैं। ओके, अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये जो DL है, ये DL एक एलिमेंटल लेंथ ले ली है हम लोगों ने। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। IDL जो होता है वो करंट एलिमेंट होता है। ओके, अब इस पर्टिकुलर वायर से अगर करंट कैरी कर रहा है ये वायर, तो इसके द्वारा जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी यहाँ पे, उसी की वैल्यू अपन को निकालनी है। ओके, अब देखो ध्यान से, हम लोग बायोसेवर्ट्स लॉ से इतना तो जानते हैं कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इतना तो जानते हैं। जहां पे जो थीटा होता है ये R और DL के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है, बोलो है ना। तो ये एंगल हम लोगों को पता है जो कि थीटा है। R जो है वो आपकी O से लेकर P तक की डिस्टेंस है, वेक्टर R। ओके, तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक चीज यहां से देखना, एंगल यहां पे एक एंगल बना हुआ है फाई, जो कि P पॉइंट से O पॉइंट को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये जो लाइन है, जिसको हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें अब हमें पता है, तो हमें केवल इसी फार्मूले में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। उसके बाद हमारा फार्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा। चलो जल्दी से देखो क्या करते हैं हम लोग। अब ये बताओ कि जो आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है, इसमें थीटा पे थोड़ा सा फोकस करना, केवल थीटा पे फोकस करना। क्या ये जो थीटा है, ये थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 होगा कि नहीं? जल्दी से हमें बताओ, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक बार ध्यान से देख लो, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भैया। तो अगर थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 होगा, तो ये बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस फाई। बोलो हाँ या ना। भाई ध्यान से देखो कि थीटा को क्या किया, 90 माइनस फाइव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन थीटा चाहिए ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि ये वैल्यू जो हो जाएगी अपनी, वो क्या हो जाएगी? कॉस फाइव। तो अगर इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इतना स्कैन करो, पहले ध्यान से इसको स्कैन करो। आई होप कि इतना आप लोगों ने स्कैन कर लिया, यानी कि इसके बारे में आपको आइडिया आ गया। ओके, अब देखो ये जो कॉस फाई है, ये देखो कॉस जो फाई है, वैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। बोलो है ना। तो क्या हम यहां से, अच्छा बेस इसका जो होगा वो ये वाली डिस्टेंस होगी C से P तक, और देखो C से P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? A है। C से P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? A है। तो क्या हम यहां से cos फाई इज इक्वल टू बेस क्या है? A अपॉन हाइपोटेनस बोले तो R, ये कह सकते हैं कि नहीं? जरा ध्यान से सोचो, इसको भी देखो ध्यान से। ठीक, A अपॉन R आराम से कह सकते हो, पक्का। अब देखो यहां से R की वैल्यू क्या कह सकते हो? R के बारे में, R इज इक्वल टू, अगर R यहां पे आ गया तो A अपॉन क्या हो गया? कॉस फाई।
ए अपॉन कॉस फाई, और हमें चाहिए भी क्या, इस आर की वैल्यू चाहिए था, बोलो है ना। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब हमें ये बताओ कि हमें आर मिल गया, हमें साइन थीटा मिल गया। अब ये बताओ ये जो डीएल है, डीएल, तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, एल है, एल है, और यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, ए है। तो क्या यहां से हम लोग कह नहीं सकते हैं कि tan phi इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो जल्दी से, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हम सारे लोग जानते हैं। तो क्या हम यहां से कह नहीं सकते कि tan phi इक्वल टू, क्या हम यहां से कह, यहां पे देख लो, क्या हम यहां पे कह नहीं सकते हैं कि tan phi इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन ए, क्या कह सकते हैं, L अपॉन ए। तो जल्दी से हमें ये बताओ कि L इक्वल टू क्या होगा, L इक्वल टू A tan phi होगा, A tan phi होगा। हमको क्या चाहिए वास्तव में, हमको तो चाहिए DL, हमको तो चाहिए DL, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करो। DL का जब इसको DL करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A sec स्क्वायर फाई और डी फाई, बोलो है ना। इसको स्कैन करो पहले, इसको स्कैन करो पहले, ध्यान से देखो। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा ये बताओ, इस आर को तुम क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, बोलो है ना। देखो ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि यहां से साइन फाई की वैल्यू कॉस फाई आ गई, आर की वैल्यू जो हो गई ए अपान कॉस फाई आ गई, और ये जो ए है, ये जो डीएल है वो आ गया अपना क्या, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ओके एकदम मस्त। चलो ठीक है, अब देखो, अब इन सारी वैल्यूज को क्या करो, डीबी में पुट कर दो, डीबी में पुट करो, डीबी में पुट करो, सारी की सारी वैल्यूज को डीबी में पुट करो। चलो तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, डीबी इजिकल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, बोलो हाँ या ना, डीबी ऐसे ही रहेगा, आई ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएल क्या बन चुका है, ध्यान से देखो, डीएल क्या बन चुका है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई बन चुका है। और जल्दी से आओ, साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई बन चुका है, ये कॉस फाई बन चुका है। चलो जल्दी से आओ, आर क्या है, आर ये देखो ए अपान कॉस फाई, तो आर स्क्वायर का मतलब इन सब का अपान करके कॉस स्क्वायर फाई, बोलो हाँ या ना। इतना पहले ध्यान से देखो, उसके बाद हम लोग कहानी बना लेते हैं। ओके ध्यान से देखो, अब इसको काटना पीटना शुरू करते हैं जल्दी से ये बताओ कि क्या ये कास फाई यहां से एक उड़ेगा और एक कास फाई यहां से उड़ेगा, बोलो हाँ या ना। जल्दी से बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये जो ए सेक स्क्वायर फाई है, ये जो ए सेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो डीबी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए और क्या, कॉस फाई डी फाई। ध्यान से देखो, क्या यही हमारा आंसर नहीं आ गया, ओके। तो ये रहा अपना प्यारा सा रिजल्ट, जो हम लोगों का आना चाहिए था। ओके, इसको ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो डीबी की वैल्यू निकालनी थी, उसको क्या निकाल लिया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए कॉस फाई डी फाई, यानी कि इस पॉइंट जहां पे ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे हमने क्या लिया है, हमने करंट एलिमेंट आईडीएल लिया है, और इसके द्वारा बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है एट द पॉइंट P, दैट इज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए
कॉस फाई डी फाई। यानी कि अब देखो ध्यान से, हम अभी तक हमने जो निकाला है वो एलिमेंटल लेंथ के लिए निकाला है, एक करंट एलिमेंट के लिए निकाला है, लेकिन याद रखो हमको निकालना किसके लिए था? हमको निकालना था इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जो कि x2y है, x2y है। तो अब हमको इसको थोड़ा सा स्विप करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो क्या है, दैट इज dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए कॉस फाई और डी फाई, कॉस फाई और डी फाई। ये रिजल्ट आ गया अपने पास। ओके ठीक, ये रिजल्ट आ गया अपने पास। तो कॉस फाई डी फाई। अच्छा अब ये बताओ हमें कि ये जो, देखो ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस पॉइंट x के बीच का जो एंगल है दैट इज फाई 1, और इस पॉइंट P से जो y के बीच का एंगल है वो है फाई 2। और हम लोगों ने क्या निकाल के रखा है? हम लोगों ने एक एलिमेंटल लेंथ लिया था, जिसके लिए इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी कि जो dB बन रही थी, उस dB को हम लोगों ने निकाला। अगर हमें ये बताओ कि अगर हमें x से y के बीच की, अगर x से y तक के पूरे वायर को अगर हमको एलिमेंट, अगर हम माने कि यहां से यहां तक का पूरा इस पूरे एलिमेंट की वजह से अगर हमें इस पॉइंट P पे अगर हमें dB की वैल्यू निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना हो, वास्तव में तो ये dB नहीं, ये B बन जाएगा। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है भाई कि ये जो फाई बन रहा है, फाई 1, और ये जो फाई 2 बन रहा है, हमको इस फाई को, हमें इस कॉस फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? हमें करना पड़ेगा माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, तो अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो dB का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dB का, तो ये क्या बन जाएगा? B। ओके, तो B इक्वल टू क्या होगा? हमें जो इंटीग्रेशन करना हो, कहां से कहां तक करना है? माइनस फाई 1 से, देखो ध्यान से, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक के बीच का करना है। किसका करना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए कॉस फाई और डी फाई। इसको ध्यान से देखो, इसको स्कैन करो इसको। अगर तुमको इतना सा आ गया तो भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो इंटीग्रेशन तो ठक हो जाता है, कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो चलो जल्दी से हमें ये बताओ, माइनस फाई 1 से अगर फाई 2 के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना हुआ तो पहले बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? अरे सर ये तो क्या है भैया, ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। तो भाई कांस्टेंट को तो बाहर ले आओ ना यार, कांस्टेंट को बाहर ले आओ। और आई क्या है भाई? आई भी तो कोई वैल्यू होगी और ए तो कोई डिस्टेंस होगी, तो आई अपॉन ए तक ये भी बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे भाई कांस्टेंट वैल्यू सब बाहर आती हैं। अब बचा क्या भाई? कॉस फाई डी फाई। बोलो हाँ या ना? जल्दी से बोलो और इसको ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, क्या हमें इसका इंटीग्रेशन आता है? अरे भैया ये सब तो वो बच्चों वाला खेल है, ये फालतू बातें आप करने लगते हो बीच में, ये सब भी पूछने वाली बात है क्या? अरे भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा का साइन थीटा होता है। चलो जल्दी से, तो इसको कर लो, साइन फाई हो जाएगा। अच्छा अगर तुमने इंटीग्रेट कर दिया तो कहां से कहां तक लिमिट लगेगी? माइनस फाई 1 से फाई 2। बोलो हाँ या ना? यानी कि अब इस फाई को अपन रिप्लेस करेंगे, तो अगर फाई को रिप्लेस करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो हाँ या ना? आई अपॉन ए, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि क्या होगा? साइन फाई 2 और माइनस के साथ ये नीचे माइनस लगा
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन फाई 1। बोलो हाँ या ना, मजा आई कि नहीं। तो एक प्यारा सा रिजल्ट हमारे सामने आ गया है, जो कि है ये क्या है, ये B की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर यानी जो X से Y तक का करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके द्वारा जो इस पॉइंट P पे निकाला जाएगा, जो इस पॉइंट P पे निकाला जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, दैट इज व्हाट, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 माइनस फाई 1। ओके, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। चलो ठीक, अब देखो ध्यान से। अब अगर ये सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई, तो अब इन पे बनता है केस, क्योंकि भाई देखो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी ये जो है ये x से y तक है, तो अगर x से y तक है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर इज डिफाइंड, है ना, कि भाई अगर इसकी लेंथ डिफाइंड है तब तो अपना ये फार्मूला चलने वाला है, फटाफट चलेगा कि B की वैल्यू निकालो कब, जब ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो कि x से y तक के बीच में ही है, यानी कि फाइनाइट लेंथ के हैं। बोलो हाँ या ना। अगर ये फाइनाइट लेंथ का है तब तो भाई ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन को पता है, और अपन क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस फाई 1, या भाई साइन फाई 1 प्लस फाई 2 पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इतना बात समझ में आई। अब इसमें भैया केसेस कौन कौन से बनते हैं, तो यार केसेस इसमें देखो, अब पहला जो केस बनेगा, चलो अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे जो पहला केस बनता है, जो केस नंबर 1 है, यहीं पे देख लो जो केस नंबर 1 है। अच्छा ये बताओ, जो केस नंबर 1 है, अगर हमारा ये जो कंडक्टर है अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो हमें जरा बताना what is the mean, what does it mean कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत आगे चला जाएगा और ये बहुत ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू है अपने आप को एक्सपैंड करते जाएंगे, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इनफाइनाइट अपन कब बोलेंगे, जब फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री मान लिया जाए। तो जल्दी से हमें बच्चा बता दो कि जो B है वो हम लोग कितना निकाले थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस फाई 2, बोलो यही तो निकाले थे। तो अब इसी में वैल्यू पुट कर दो ना भाई, तो अपनी B की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये बताओ आई अपॉन ए तो हो ही जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन फाई 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जब इनफाइनाइट हो, इसको लिख लो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्या, जब ये इनफाइनाइट लेंथ का हो, इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो फाई 1 इजिकल टू 90 डिग्री और फाई 2 इजिकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कितना हो जाएंगे, अरे भाई ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगर ये दोनों 90 हो गए भाई, जल्दी से बताओ कि साइन फाई इजिकल टू 90 बोले तो 1 और साइन फाई 2 इजिकल टू 90 बोले तो 1, तो 1 इजिकल टू 2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका मतलब जो B की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2, और इस 2 से इस 4 को कैंसिल करो तो वास्तव में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। तो ये रहा अपना प्यारा सा पहला रिजल्ट, जिसकी B की वैल्यू आई कब, whenever your current carrying conductor will be of infinite length. Okay, when this particular current carrying conductor will be of infinite length, then the value of magnetic field at this particular point, at the point P,
विल बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए। बोले तो ये हुआ कि म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू तो अपन को गिवन ही होगी। आई का मतलब इसमें से जो करंट जा रहा है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, इन दोनों के बीच के। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी कि ए से डिवाइड कर देंगे। अपनी मैग्नेटिक फील्ड चुटकी बजा के निकल आएगी। ओके, तो मजा आया कि नहीं ये बताओ, मजा आया कि नहीं? पहला केस में मजा आया कि नहीं? चलो अब हम देखते हैं केस नंबर सेकंड। तो देखो केस नंबर सेकंड क्या है अपना, केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि when the length is of infinite length, ठीक है, एक्स वाई जो है ये इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन बट पॉइंट पी लाइज नियर द पॉइंट वाई, नियर द पॉइंट वाई कह लो ना, एक्सिस, नियर द लाइज नियर वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ केस नंबर सेकेंड कि भाई ये जो दोनों क्या है, ये जो अपना करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर होगा तो इनफाइनाइट लेंथ का, लेकिन ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है वाई के पास लाई करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये पॉइंट y के पास लाई करेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी यानी कि θ2 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। सीधी सी बात है। हेंस वी कैन से दैट, ये इंप्लाइज क्या करता है, ये करता है कि जो θ2 होगा वो दैट विल बी 0 डिग्री और जो θ1 होगा वो होगा 90 डिग्री। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोगों का क्या है, हम लोग तो फार्मूला जानते हैं, फार्मूले में करेंगे वैल्यू पुट और हमको तो चाहिए आंसर। तो देखो हमको क्या पता है फार्मूला, म्यू नॉट अपान 4 पाई और क्या था, म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहाँ पे क्या था, साइन फाई 1 प्लस फाई 2, यही तो था यार, आई अपान ए यही था। अब इसमें क्या हुआ जल्दी से बताओ, फाई 1 की जो वैल्यू है वो 90 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 तो 0। तो सीधी सी बात क्या हुआ, b इक्वल टू आया म्यू नॉट अपान 4 पाई और साइन फाई यानी कि इसकी वैल्यू 1 आई अपान ए इंटू 1। बोले तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। बस ये मस्त सा एक रिजल्ट अपने पास फिर से आ गया जो कि है वैल्यू ऑफ b। यानी कि ध्यान देना कि जब कभी भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ में क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट P है वो यहां कहीं लाई कर रहा होगा। तो सीधी सी बात है, जिसके पास लाई कर रहा होगा उस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 0 और दूसरे वाले एंगल की चूंकि वो इनफाइनाइट है तो उसके लिए तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ओके, तो ये था अपना केस नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं केस नंबर 3। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो दोनों केसेस रहे, ये हम लोगों ने अब तक 2 केसेस देख लिए। ओके, तो इन दोनों केसेस की मदद से अब हम लोग बिल्कुल कहने में बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी हम लोगों को कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो इनफाइनाइट लेंथ का है या डेफिनेट लेंथ का है तो हमें किसी भी तरीके की कोई समस्या होने वाली नहीं है। बस हमें बायो-सैवर्ट्स लॉ हमारे दिमाग में होना चाहिए बस। व्हाट इज बायो-सैवर्ट्स लॉ? बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या है कि भाई जब dB अपन निकालते हैं, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें dl लेंथ लेते हैं तो IDL जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंटल लेंथ हो जाती है, ठीक है ना, करंट एलिमेंट हो जाता है, एलिमेंटल करंट। तो अब ये बताओ, यहां से एक एंगल थीटा बनता है, उस थीटा और एक हम लोग r ले लेते हैं, ठीक है ना, एक r ले लेते हैं वेक्टर r। अब इससे जो dB की वैल्यू निकलती है वो म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर होती है और उसी में जो आइडियल था उसका वैल्यू निकाल के हम लोग पुट कर देते हैं, जो साइन थीटा की वैल्यू थी उसको
प्रॉपर निकाल के पुट कर देते हैं और नीचे जो आर स्क्वायर था उस आर स्क्वायर को यहां से एडजस्ट कर देते हैं, बस तुरंत के तुरंत हमारा क्या आ जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है। और वो रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट आता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाई d फाई। और जब cos फाई d फाई आ जाता है तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अब ये क्या है, ये तो भाई एक माइन्यूट सी, एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई ना। छोटी सी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो dl की वजह से आ रही थी, dl की वजह से आ रही थी, आइडियल की वजह से आ रही थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस पूरे वायर से हमको चाहिए था क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। देन व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने करा इसको इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, -φ1 से φ2 तक। जब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि cos फाई का क्या आता है, cos फाई का जो इंटीग्रेशन आता है वो sin फाई आता है। और sin फाई को जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया किससे, φ1 और φ2 से, तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट बन के आया वो आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए sin φ1 प्लस φ2। अब इसी φ1 और φ2 का ही गेम था, φ1 और φ2 का ही गेम था भाई। कभी φ1 और φ2 दोनों इनफाइनाइट लेंथ होने की वजह से 90 हो गए, तो sin 90 की वैल्यू कितनी, 1 + 1 = 2। इसीलिए जब इनफाइनाइट लेंथ का था हमारा वायर तो ऊपर 2 आ गया था, तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ वाला 2 कैंसिल हो गया था, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए आया था, याद होना चाहिए। और जब सेकंड केस हम लोगों ने करा, हम लोगों ने सेकंड केस का देखो, सेकंड केस चाहे ये पॉइंट P के पास चला जाए और या चाहे ये पॉइंट P जो है X के पास चलाए, और ये जो लेंथ है हमारी वो इनफाइनाइट लेंथ हो, कोई समस्या नहीं होने वाली, कोई बस एक की वैल्यू 0 पुट कर दो और एक की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दो, तो 90 की केस में आता है 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता, सीधे से वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए आ जाता है। तो बस इतनी सी अपन को बात करनी थी बस। ओके, तो आई होप कि अब इस तरीके की चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट सेक्शन में जो अपन मिलते हैं तो इस पे कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। ओके चलो ठीक है, तो इतनी बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, डायरेक्शन वही डायरेक्शन वही चल रही है कि भैया इस पे डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। देखो ये ऊपर जा रहा है ना करंट, तो सीधी सी बात है ये अंदर, ये जो कर्लिंग फिंगर से अंदर को इशारा कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। अगर कोई पूछता यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट, अगर इसको पॉइंट क्यू माना जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सीधी सी बात है, whenever we apply the right hand thumb rule then we find that the curling fingers is coming outside। बोलो देखो ये आउटसाइड आ रही है ना, ऐसे आउटसाइड, तो आउटसाइड का मतलब होता है कि डॉट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट। तो डायरेक्शन को लेके तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, अपन ने तो इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं। ओके, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना लेंगे। ओके चलो, तब तक के लिए आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें, फिजिक्स पढ़ने में। चलो तब तक के लिए जय हिंद।